मैं वीर श्रीमान और आज मैं यहाँ पर आप लोगों को एक कहानी सुनाने आया। कहानी का शीर्षक है वो फिर जीत गया। ध्यान से सुनिएगा। एक डिप्टी कलेक्टर के तौर पर जब जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार मिलने के बाद मैंने ज्वाइन किया तो जानकारी हुई कि यह जिला स्कूली शिक्षा के दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कहा कि आप इस इलाके पर विशेष ध्यान दें। बस मैंने तय कर लिया कि महीने के 8-10 दिन तो जरूर ग्रामीण इलाकों को दूंगा। एक दिन मालूम हुआ कि बडेरी नामक गांव जो एक पहाड़ी पर स्थित है, वहां कोई शिक्षा अधिकारी नहीं जाता, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए जंगली रास्तों से होकर पैदल जाना होता है। वहां कोई वीके वर्मा हेडमास्टर है जो बरसों से पता नहीं क्यों वहीं जमा हुआ है। मैंने निर्देश दिए कि उन्हें कोई सूचना न दी जाए। मैं और मेरे 2 अन्य कर्मचारी चल पड़े। 1.5 घंटे सकरे पथरीले जंगली रास्तों से होकर हम ऊपर गांव तक पहुंचे। सामने स्कूल का पक्का भवन था। स्कूल साफ सुथरा और व्यवस्थित रंगा पुता हुआ था। बस 3 कमरे और प्रशस्त बरामदा। अंदर क्लासरूम में पहुंचे तो देखा कि 3 कक्षाओं में लगभग 125 बच्चे तल्लीनता पूर्वक पढ़ रहे थे। हालांकि शिक्षक कोई भी नहीं था। एक बुजुर्ग सज्जन थे जो वहां के नियुक्त पियून थे शायद। उन्होंने कहा हेडमास्टर साहब आते ही होंगे। तो फिर हम बरामदे में बैठ गए। तब देखा कि एक 40-45 वर्ष के सज्जन अपने दोनों हाथों में पानी की बाल्टियां लिए ऊपर आ रहे थे। उनका पैजामा घुटनों तक चढ़ाया हुआ था। उन्होंने आते ही उनका परिचय दिया। मैं वीके वर्मा, यहाँ का हेडमास्टर। यहाँ इन दिनों बच्चों के लिए पानी नीचे कुएं से लाना होता है। अब हमारे चपरासी दादा बुजुर्ग हैं, उनसे नहीं होता, इसलिए मैं ही ले आता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोले, वर्जिश भी हो जाती है। उनका चेहरा पहचाना सा लग रहा था और नाम भी। मैंने उनकी ओर देखकर पूछा, तुम विवेक हो ना, इंदौर से, गुजराती कॉलेज? मैंने मेरा हैट उतार दिया था। उसने भी कुछ पहचानते हुए चहकते हुए कहा, आप अभिनव श्रीवास्तव? मैंने कहा, और नहीं तो क्या भाई। लगभग 20-22 साल पहले हम इंदौर में साथ ही पढ़े थे। बेहद होशियार और पढ़ाकू था वो। बहुत कोशिश करने के बावजूद शायद ही कभी मेरे उससे ज्यादा नंबर आए हों। एक प्रतिस्पर्धा रहती थी हमारे बीच, जिसमें हमेशा वही जीता करता। आज वो हेडमास्टर था और मैं जिला शिक्षा अधिकारी। पहली बार उससे आगे निकलने का, जीतने का भाव था। और सच कहूं तो खुशी थी मन। मैंने सहज होकर पूछा, यहाँ कैसे पहुंचे भाई, और घर पर कौन कौन है? फिर उसने विस्तार में बताना शुरू किया। एमकॉम करते समय ही बाबूजी की मालवा मिल वाली नौकरी जाती रही थी। उन्हें दमे की बीमारी भी तो थी। घर चलाना मुश्किल हो गया था। किसी तरह पढ़ाई पूरी की, नंबर अच्छे थे, इसलिए नौकरी मिल गई इस गांव में, जो छोड़ नहीं सकता। माँ बाबूजी को लेकर यहीं चला है। सोचा गांव में कम पैसों में गुजारा हो ही जाएगा। फिर उसने हंसते हुए कहा, इस दुर्गम गांव में पोस्टिंग और वृद्ध माँ बाप, कोई लड़की वाले अपनी लड़की देने के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए विवाह भी नहीं हुआ। और ठीक भी है, आखिर कोई पढ़ी लिखी लड़की यहाँ क्या करती? अपनी कोई पहुंच या पकड़ थी नहीं, और पैसे भी नहीं थे कि यहाँ से ट्रांसफर करा पाऊं, इसलिए यहीं जम गए। यहाँ आने के कुछ बरस बाद माँ बाबूजी दोनों ही चल बसे। यथासंभव उनकी सेवा करने का प्रयास किया। अब इन बच्चों में, स्कूल में मन रम गया है। रोज शाम स्कूल के बरामदे में बुजुर्गों को भी पढ़ा देता हूँ। अब शायद इस गांव में कोई निरक्षर नहीं है। मेरा यहाँ ज्यादा कोई खर्च है नहीं। मेरी ज्यादातर तनख्वाह बच्चों में और स्कूल में खर्च हो जाती है। फिर मैंने टोकते हुए कहा,
माँ बाबूजी के बाद शादी का विचार नहीं आया? फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया की सारी अच्छी चीजें मेरे लिए नहीं बनी, इसलिए जो सामने है उसी को अच्छा करने या बनाने में लगा। फिर अपने परिचित दिलचस्प अंदाज में उसने कहा, फिर वो फैज साहब की एक नज्म है ना, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। उसकी उस बेलोस हंसी ने भीतर तक भिगो दिया था। मैंने कहा, विवेक, तुम जब चाहो तुम्हारा ट्रांसफर मुख्यालय या जहां तुम चाहो करवा दो। फिर उसने फिर से हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है जनाब, अब यही इन लोगों के बीच खुश हो। कहकर उसने हाथ जोड़ दिए। मेरी अपनी उपलब्धियों से उपजा दर्द, उससे आगे निकलने का एहसास, भ्रम चूर चूर हो गया। उसी कर्तव्य निष्ठा देख मैं हतप्रभ था। सुख सुविधाओं, उपलब्धियों, ओहदों के आधार पर हम लोगों का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन वो इन सब के बिना आज मुझे फिर से पराजित कर गया।